नमस्कार साथियों। अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हमने जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हम धारा 15 तक पढ़ चुके हैं, है ना। जो फॉल्स अपन कहते हैं कि अगर कोई प्रमाण पत्र देता है तो उसके बारे में हमने धारा 15 के बारे में पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में। आशा करता हूँ आप लोग इनको बार बार रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। देखो, आराम आराम से पढ़ते पढ़ते जाएंगे आप। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं, आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा ही नगर पालिका एक्ट को दो। बाकी अपने जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, जियोग्राफी, है ना, जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करो, है ना। उन चीजों पे आप ज्यादा फोकस्ड रहो, उनको ज्यादा ध्यान दो। यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको, जैसे 5-7 धाराएं कराता हूँ एक दिन के अंदर, है ना। ज्यादा से ज्यादा 10 धाराएं करवा दूंगा। आगे चल के कुछ धाराएं तो बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, तो उनको हो सकता है अपन 20-20 धाराएं भी एक दिन में खींच जाएंगे। कुल मिलाकर के अपने को लगभग 180 से लेकर के 200 धाराएं पढ़नी है। अपन डेली की अगर मान लो 5-5, 7-7, 10-10 धाराएं भी पढ़ेंगे ना, तो भी आराम से अपना सिलेबस कवर हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ आप लोगों को समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाता है, एक ही चीज को समझाना पड़ता है। आपको जब खुद को याद करना होगा तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। एक दिन पढ़ो, जितना एक दिन में पढ़ा दिया उतना अगले दिन पढ़ने से पहले वापस रिवीजन करो, तीसरी बार फिर रिवीजन करो, बार बार इनको लिख करके देखो, है ना। जितना बार बार लिख करके देखोगे आपको उतनी चीजें याद होने लग जाएगी। मेन इनका कंटेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, धाराएं याद करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक दे दूंगा मैं। वो ट्रिक से क्या होगा, आपको सारी की सारी धाराएं याद हो जाएगी। जिस दिन भी या बीच में या कभी भी अपन देख लेंगे एक दिन क्लास के अंदर, मैं सिंपल से आकर के आपको पूरी पूरी धाराएं बताऊंगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि ये धारा है, इसके अंदर इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है, ये वो धारा है, इसके अंदर इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है ना। ताकि क्या, अब अंदर का मटेरियल आपको सारा सारा याद है। आपको सिर्फ नाम नाम पता लगना कि किस धारा के अंदर कौन सी बात लिखी गई है। समझ गए इस बात को। तो आज का अपन सेशन शुरू करते हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अच्छा, इसके अंदर हम धारा कौन सी देख रहे हैं इस बार? धारा 16 देख रहे हैं। कौन सी धारा देख रहे हैं? धारा 16। जिस प्रकार से अपने चुनाव का जो कार्य है वो संपन्न किसके द्वारा कराया जाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा कराया जाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। मैंने लास्ट की किसी एक क्लास में आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार से एमएलए, एमपी, इनका चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। वैसे ही जो नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं या जो फिर स्थानीय स्वशासन के चुनाव होते हैं, उनको करवाने का जिम्मा किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मा होता है। अब जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो क्या होता है? एक आयुक्त के रूप में काम करता है, एक कमिश्नर होता है उसके अंदर, है ना। वही उन सब चीजों को क्या करता है? संभालता है। अब आगे वो सारा काम अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, आगे हर जिले के अंदर एक एक अधिकारी बनाता है ना। जिला अधिकारी बनाता है, बीएलओ, हर चीज के बारे में अलग अलग पोस्ट का निर्धारण करता है। हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे, क्या क्या वो आगे पोस्टों का निर्धारण करता है। जैसे सबसे पहला है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। किसके बारे में बनाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की क्या करता है? नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्ति की जाती है किस, और राज्य सरकार के परामर्श। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि राज्य निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर राज्य सरकार इसको क्या करती है? नियुक्ति करती है। निर्वाचन आयोग सिफारिश करता है कि मुझे इस बंदे को क्या बनाना है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाना है, तो राज्य सरकार उसको क्या कर देती है? नियुक्त कर देती है। किसके लिए? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर देती है। अब ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है सिंपल सा सुपरविजन करना। मतलब जितने भी काम होंगे उनका पर्यवेक्षण करना, उनको देखना सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। प्लस में जितने भी चुनाव करवाने होते हैं उन सबका काम ये करता है। मतदाता सूची तैयार करनी होती है, उनके लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो किनके द्वारा दिए जाते हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो सिंपल सा धारा 16 के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसको राज्य सरकार की परामर्श पे, सॉरी, निर्वाचन आयोग की परामर्श पे कौन नियुक्त करता है इनको? राज्य सरकार इनको नियुक्त करता है। ये थोड़ा सा चेंज करके लिख लेना। यह निर्वाचन आयोग की देखरेख में कार्य करेंगे। तो अब जब इनको नियुक्त कर दिया है, नियुक्ति कौन दे रहा है इनको? अपने राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में दी जा रही है, तो किसके अंडर में काम करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में ही तो काम करेगा। अच्छा, कार्य क्या क्या है? पर्यवेक्षण या फिर सुपरविजन। सुपरविजन करना, किस चीज की सुपरविजन करेगा ये? चुनाव सूची तैयार करने से संबंधित कार्य करेंगे, चुनाव करवाने के सारे काम ये संभालेंगे, या फिर चुनाव आयोग ने इनको कोई अन्य काम दे दिया है
तो वो काम करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, आपको मेन देखना है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो नियुक्त कर देता है किसको? मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या काम कर सकता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में वो क्या करेगा? मतदाता सूची को तैयार करना है तो वो दिशा निर्देश जारी कर देगा कि हाँ भाई इस प्रकार से अपने को मतदाता सूची तैयार करनी है। तो आगे नीचे ऑफिसर्स होते हैं वो काम करेंगे। चुनाव करवाना, है ना? पूरे राज्य के अंदर अगर मान लो नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने हैं, तो वो चुनाव करवाने का काम भी कौन करेंगे? मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे। या फिर वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? वो अंडर में काम कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। तो राज्य निर्वाचन आयोग अगर उनको कोई और काम दे देता है ना? उससे चुनाव से रिलेटेड ही काम देंगे, ऐसे तो नहीं कि बोल दें कि जा मेरे घर पे भांडे मांज या, है ना? ऐसा तो काम देंगे नहीं। तो अगर चुनाव आयोग ने कोई अच्छा इनसे रिलेटेड काम देता है, तो वो भी काम करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की होगी। तो धारा 16 के अंदर हम बेसिकली क्या देख रहे हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में देख रहे हैं। समझ आ गई चीजें? धारा 16 होगी कंप्लीट। अच्छा, अब चीज एक आगे और देखो। अब जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो क्या काम करे? सुपरविजन का काम कर सकता है। सुपरविजन के अलावा अब वो तो पूरे स्टेट के अंदर हो गया। अब हर जिले के अंदर चुनाव करवाना, ये सेम टू सेम काम करना, मतदाता सूची तैयार करना, इनके बारे में देख रेख कौन करेगा? इनके बारे में तो एक अधिकारी चाहिए उनको। तो एक हायरार्की बनती है। सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके नीचे कौन आ जाएगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अगर अपन इसके नीचे बात करें, इसके नीचे हायरार्की के अंदर और कौन जाएगा? तो आएगा जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में अपन बात करते हैं। देखो धारा 17, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक जिले में, है ना? जैसे मान लो प्रत्येक, अच्छा, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही क्या करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा। प्रत्येक जिले के अंदर एक क्या होगा? जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। अब कोई जिला अगर मान लो बड़ा है ना? जैसे जयपुर है, जयपुर का साइज मान लो आकार में बड़ा है, तो पूरा एक ही व्यक्ति इतने सारे जगह को, इतने भूभाग को संभाले, इसलिए वो क्या करते हैं, कई कई बार अगर कोई साइज में बड़ा जिला है तो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं या 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो हर टुकड़े के लिए क्या बना दिया जाता है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी को बना दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। मोटा मोटे तौर पे बात समझ आई। भी अपने राज्य स्तर पे हमने देखा कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है? एक निर्वाचन अधिकारी को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त कर देता है। वो सारे सारे काम देखेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या करता है? अपने नीचे एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर लेता है। हर जिले का एक एक निर्वाचन अधिकारी होगा। अच्छा, वो जिला निर्वाचन अधिकारी है, वो क्या क्या काम करेगा? वो काम क्या है? पर्यवेक्षण का काम करेगा। एक तो सुपरविजन का तो काम करेगा ही करेगा। सुपरविजन कैसे? कि मान लो जिले के अंदर कोई मतदाता सूची तैयार करवानी है ना? उसका काम वो संभालेगा कि आपको ऐसे ऐसे करके काम करना है, या उससे संबंधित कोई समस्याएं आ रही है तो उनका भी काम कौन करेगा? यही करेंगे। मतदाता सूची तैयार करनी है या फिर चुनाव करवाना है, इनसे संबंधित पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन तो करेगा करेगा, एक समन्वय भी स्थापित करेगा, काम भी करेगा साथ साथ में ये, है ना? जैसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी था, वो सिर्फ क्या करेगा? दिशा निर्देश जारी करेगा। ये बंदा आगे चल के फील्ड में काम को संभालेगा भी, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये भी दिशा निर्देश आगे जारी करता जा रहा है, ये जाकर के उनको संभालेगा भी। तो मोटा मोटा तौर पे अगर अपन बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके नीचे कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उसका नीचे कौन है? जिला निर्वाचन अधिकारी। सिंपल सी बात अपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ तक की चीज समझ आएगी। तो धारा 16 में क्या था? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। धारा 17 के अंदर क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी। यहाँ तक समझ आ गया? आगे देखते हैं धारा 18। धारा 18 में क्या है भाई? अधिकारी तो हमने नियुक्त कर लिए कि हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके नीचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गया, जिला स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया। अब वो ऐसे फील्ड में काम ज्यादा नहीं कर सकते ना, कि मतदाता सूची तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। मतदाता सूची को तैयार कौन करेगा? अब चलो मान लो कहीं पे वोट हो रहे हैं, है ना? मान लो कहीं पे वोट होंगे, तो वोटों के टाइम पे वहां पे हमें कम से कम एक एक छोटे छोटे बूथ पे भी 8 से 10 लोग चाहिए। भाई एक छोटा सा बूथ है, उसमें कितने लोग चाहिए? कम से कम 8 से 10 लोग तो चाहिए चाहिए ना। कि कोई एक बंदा उसकी स्याही लगा रहा है, कोई एक बंदा उनकी पर्ची काट रहा है, कोई उनको एक वोट डालने के लिए एक जगह पे लेके जा रहा है, कोई लाइन बनवाने के लिए बंदा चाहिए, कोई बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए बंदा चाहिए, है ना? तो उनको कुल मिला के मैन पावर चाहिए। अब ये मैन पावर कहाँ से आएगी? अब ये मैन पावर कहाँ से ली जाती है? इसके बारे में कौन सा प्रावधान है? धारा 18 है। क्या है? धारा 18 है। धारा 18 में क्या लिखा है? स्थानीय अधिकारियों आदि के
कर्मचारी वर्ग का उपलब्ध कराया जाना। ये सिर्फ क्या है, उसकी लैंग्वेज है अपने एक्ट की, तो अपन एक्ट की लैंग्वेज अपन थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं क्या मतलब क्या है। इनका मतलब सिंपल सा है कि स्थानीय प्राधिकरण, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका हो गया, है ना, या फिर और उससे संबंधित कोई भी है, और सरकारी संस्था, कोई भी सरकारी संस्था होगी, जैसे और टीचर हो गए, है ना, या फिर हॉस्पिटल में से कोई हो गया, या कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, वहां के लोगों का योगदान अगर सीईओ मांग करता है, चीफ इलेक्शन का जो ऑफिसर अगर वो मांग करता है, तो वो क्या करेंगे, स्टाफ उपलब्ध कराएंगे अपना। सिंपल सी बात ये है, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी टीचर होते हैं, मार्ट साहब होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है चुनाव के अंदर। तो अब या तो क्या काम करें, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो नीचे अब भर्तियां निकाले फिर उनसे काम करवाए, लेकिन वो तो चुनाव तो बहुत कम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, डेपुटेशन पे लेके आ जाते हैं। किनके लेके आ जाते हैं, डेपुटेशन के अंदर अधिकारियों को ला करके रख लिया जाता है अपने पास में। मास्टरों की ड्यूटी लगा दी जाती है कुछ टाइम के लिए कि मास्टर साहब आओ और आप जाकर क्या करो, चुनाव का सारा काम आप संभाल करके वापस चले जाना, है ना। तो ये जिम्मेदारी बनती है, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, अगर सीईओ उनसे मांग करें तो वो क्या करें, अपना स्टाफ उपलब्ध कराएंगे, किसके लिए, चुनाव को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए। ये क्या क्या काम कर सकते हैं, तो ये भी एक तो मतदाता सूची तैयार करेंगे, एक चुनाव में क्या करेंगे, जो भी उनको जरूरत पड़ेगी उनकी हेल्प करेंगे। समझ आया। देखो सिंपल सी बात है। 16 के अंदर देखा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि क्या करेगा, दिशा निर्देश जारी करेगा। 17 के अंदर देखा हमने जिला निर्वाचन अधिकारी, जो क्या है उसके नीचे काम करेगा, लेकिन अपने नीचे के अधिकारियों को काम देगा। अब मेन धरातल पे भी तो काम करने वाला कोई बंदा चाहिए, तो धरातल पे काम करने वाले बंदे की नियुक्ति नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, प्रतिनियुक्ति ले लेंगे, मतलब डेपुटेशन पे उस समय पे वो क्या करवा लेंगे, उनको नौकरी पे रख लेंगे। 1 महीना, 15 दिन, जितने भी दिन की जरूरत पड़ेगी वो क्या करेंगे, उनको रख लेंगे। समझ आई इस चीज को, बात को। अच्छा वो क्या क्या काम करेंगे, मतदाता सूची तैयार करेंगे और चुनाव में जो भी उनको सहायता होगी, चुनाव में सहायता करेंगे। चीज समझ आएगी। अब आगे देखते हैं अपन। चलिए अब देखते हैं अपन आगे, धारा 19। धारा 18 तक हमने देखा था कि अगर ऑफिसर्स या फिर जो भी इलेक्शन के अंदर हमें स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टाफ को ले सकते हैं, कोई भी सरकारी संस्था से हम स्टाफ को ले सकते हैं। अब स्टाफ को जब लिया जाएगा, जैसे मान लो कोई टीचिंग लाइन का बंदा, कोई मास्टर है उसको, या कोई एलडीसी है। अब एलडीसी को क्या है, हमने मान लो कोई एलडीसी है जो कि टीचिंग लाइन के अंदर है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई एलडीसी है, उसको हमने ले लिया पर कि भाई हमारे को चाहिए, चुनाव में ड्यूटी चाहिए इसकी, किसमें चाहिए, चुनाव में ड्यूटी चाहिए। अब इस बंदे को क्या किया जाएगा, हमारे यहाँ पे भेजा जाएगा। तो भेजा कैसे जाएगा, सबसे पहले तो ध्यान रखना, वो क्या करेगा, एक रिलीविंग लेटर लेगा। वो पहले जाकर के अपने डिपार्टमेंट में कहेगा कि मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है, चुनाव आयोग की तरफ से मेरी ड्यूटी आई है, तो मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो आप क्या करो, मेरे को रिलीव कर दो यहाँ से। तब वहां पे लिखित सूचना देकर के रिलीविंग लेटर प्राप्त किया जाता है, और उसके बाद आके यहाँ पे ज्वाइनिंग की जाती है। कहाँ पे ज्वाइनिंग की जाती है, चुनाव आयोग के अंदर आकर के, है ना, जो भी डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है वहां पे आकर के एलडीसी क्या करेगा, ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो ये क्या मानी जाती है, डेपुटेशन माना जाता है, प्रतिनियुक्ति मानी जाती है। डेपुटेशन किसे कहते हैं, आमतौर पे किसी भी एक अच्छे फील्ड का व्यक्ति अगर दूसरे फील्ड में उसकी जरूरत होती है, तो अपना अपना डिपार्टमेंट छोड़ करके दूसरे किसी डिपार्टमेंट जाकर कुछ दिनों के लिए काम करने निकल जाता है, लेकिन वापस से अपने डिपार्टमेंट में आता है जैसे वहां पे काम खत्म होता है। उससे हम क्या बोलते हैं, डेपुटेशन पे जाकर के काम करके आना। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि कोई जेईएन है ना, क्या कोई अपन बात, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है ना, बिजली विभाग है, बिजली विभाग के अंदर चोरियां बहुत सारी होती है। अब उनको चोरियां रोकने के लिए, छापे मारने के लिए, कार्रवाई करने के लिए उनको कुछ डिपार्टमेंट में बंदा चाहिए, बढ़िया स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला बंदा चाहिए। अब वो क्या करेंगे, या तो क्या करें, एक भर्ती निकालें, भर्ती निकालने के बाद में वहां पे बंदों को हायर करें, हायर करने के बाद उनको ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग देने के बाद में अपने पास रखे कि इसका काम होगा सिर्फ छापा मारने का, है ना। इतना सब ताम झाम करे, इनका काम क्या है, मेनली बिजली सप्लाई करने का काम है, इनका ये काम नहीं है। तब ये क्या करते हैं, जैसे बिजली विभाग है, ये क्या करेगा, राज्य सरकार को लेटर लिखेगा, राज्य सरकार को ये कहेगा कि हमें कुछ दिन के लिए आप 2 अधिकारी दीजिए, जिनका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ छापे मारने का ही काम होगा, छापा मार कार्रवाई करेंगे वो यहाँ पे आकर के, है ना, जिनको एक्सपीरियंस हो, अच्छा खासा हो, है ना, पब्लिक डीलिंग जिनको अच्छे तरीके से आती हो। तब राज्य सरकार क्या करेगी, अपने मान लो कोई आरपीएस हो गया, है ना, या फिर अपना कोई भी एक अधिकारी हो, सीआई हो गया, एसआई की पोस्ट, कोई पुलिस वाला अधिकारी है, उसको क्या करेंगे, भेज देंगे कहाँ पे, डेपुटेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर, विद्युत विभाग के अंदर भेज देंगे।
ये जब तक यहाँ पे काम करें तब तक इनको सैलरी वगैरह कौन देगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देगा, ये साथ-साथ देगा। और जैसे ही वापस अपने यहाँ आ जाएँगे, तो इनको सैलरी वापस कौन देने लग जाएगी? राज्य सरकार देने लग जाएगी। सारे पेंशन भत्ते सारे कौन देगी? राज्य सरकार देगी। तो ये जब काम करने के लिए दूसरी जगह इनको क्या बोलते हैं? प्रतिनियुक्ति या फिर डेपुटेशन बोलते हैं। सिंपल सा ये चीज़ है। तो हमारे को इसमें क्या ध्यान रखना है? अधिकारी या जो भी कर्मचारी आएगा वो क्या रहेगा? प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। अच्छा, वो करेगा क्या प्रतिनियुक्ति के अंदर? सबसे पहले लिखित सूचना देकर के वो क्या होगा? शामिल होगा। लिखित सूचना देकर के तो अपने डिपार्टमेंट से रिलीव होगा। और ज्वाइनिंग कैसे करेगा? लिखित सूचना के द्वारा ही वापस क्या करेगा वो? ज्वाइनिंग करेगा किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी इसको डेपुटेशन पे भेजा गया है। और डेपुटेशन से मान लो चुनाव की ड्यूटी लगती है, मान लो महीने की लगती है। महीने बाद में क्या करेगा? वापस यहाँ से लीविंग लेटर लेगा और वापस जाके अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा। समझ गए? ये सब धारा लिखी है कौन सी? धारा 19 के अंदर। धारा 19 सिंपल सी चीज है। आप देखो इन चीजों को समझने की कोशिश करना। 16 के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 17 के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, 18 के अंदर अगर हमारे को स्टाफ चाहिएगा तो भाई हम स्टाफ सरकारी कर्मचारियों को बना लेंगे। 19 के अंदर भाई जो हम स्टाफ बनाएंगे उसको हम डेपुटेशन पे रखेंगे, अपने पास है, परमानेंट नहीं रखेंगे। डेपुटेशन मतलब हमने उनको बुला लिया, जब तक हमारे पास काम है उसके बाद वापस जाके उसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे। 19 धारा तक हुआ कंप्लीट। आगे देखो, फिर धारा आती है धारा 20। धारा 20 में क्या है? निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संततक कर्तव्यों का भंग। सिंपल सी बात ये है, ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा अटपटी सी हो जाती है ना? इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मान लो आपने कोई अधिकारी बुलाया, डेपुटेशन पे कोई अधिकारी बुलाया, अगर बाई चांस उससे कोई गलती हो जाती है, या जैसे मान लो उसको कहीं भेजा गया था और वो वहां न पहुंच के गलती से किसी और स्टेशन चढ़ गया, रात को सो गया, उठ नहीं पाया और वो उसकी ट्रेन कहीं आगे चली गई, तो उस केस में क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति लापरवाही कर देता है, लापरवाही करता है, चुनाव में गड़बड़ी कर देता है, या किसी कोई भी कंडीशन हो जाती है, उस समय पे हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं उस बंदे पे? क्योंकि डेपुटेशन पे बेसिकली चाहे तो वो प्राइवेट बंदे को भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बंदे को क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि वो एक जिम्मेदार नहीं होता व्यक्ति, प्राइवेट प्राइवेट फील्ड का व्यक्ति होता है जो जिम्मेदार इन द सेंस, मान लो अगर मेरे को ले लिया उन्होंने, तो मेरे को अगर बोल दिया कि तुमने ये क्यों नहीं किया, मैं बोलूँ ठीक है, नहीं किया, नहीं किया। कितना रुपए जुर्माना लगा? 1000 रुपए जुर्माना लगा, 1000 रुपए जुर्माना ले लो, 5000 जुर्माना ले लो, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन यही अगर कोई सरकारी कर्मचारी होगा तो उसको उसकी नौकरी का भी डर लग रहा होगा, इसलिए कहा जिम्मेदारी से काम करेगा, जो भी काम करेगा, है ना? तो अगर मान लो फिर भी अगर यदि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या अन्य अधिकारी मतदाता सूची में अपने कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो उसे क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। उसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा उस टाइम पे। सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है, हमने अधिकारी बुला लिए, डेपुटेशन बुला लिए, अगर वो डेपुटेशन का जो अधिकारी है वो लापरवाही दिखाता है, तो हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? तो हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, 3 महीने से 2 साल तक की हम क्या कर दे सकते हैं? उसको सजा दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 महीने से लेकर के 2 साल तक उसको सजा दे सकते हैं, या फिर 1000 से लेकर के 2000 तक का इन पे क्या लगा सकते हैं? जुर्माना लगा सकते हैं, जो भी इसके आसपास में हो। या अगर कोई ज्यादा उसने गंभीर आरोप कर दिए, तो हो सकता है हम इन इनको दोनों भी सजा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको मोटा-मोटा तौर पे समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी करता है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर 3 महीने से लेकर के 2 साल तक का उनको सजा दे सकते हैं। और अगर गंभीर अपराध है तो दोनों को दोनों मिलाकर के हम एक साथ ही उनको सजा में दे सकते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, एक शब्द आता है संज्ञान, हाँ, जैसे आप लोगों ने कई बार अखबारों में, टीवी में, न्यूज़ में कभी सुना होगा कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये काम किया, या पुलिस डिपार्टमेंट ने संज्ञान लेते हुए ये काम किया। संज्ञान का मतलब होता है खुद अपने आप एक्शन लेना। तो ध्यान रख लेना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर इस आरोपी के लिए संज्ञान नहीं ले सकता, इनके बारे में अगर लिखित में शिकायत मिलेगी तभी कोर्ट क्या करेगा? इस पे कार्रवाई कर सकता है ना? तो ये चीज ध्यान रखना, सीईएस, सीईओ या डीईओ की शिकायत पर ही कोर्ट कार्रवाई करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि अगर मान लो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गया, या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया, या कोई भी निर्वाचन अधिकारी है, वो अगर शिकायत करता है तभी उस अधिकारी के खिलाफ क्या होगी? कोई भी कार्रवाई होगी, है ना? कोर्ट में केस चलेगा या कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो इनकी लिखित सूचना पे या फिर इनकी सूचना पर ही क्या किया जाएगा? काम किया जाएगा। कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता है। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग इसके अंदर, कि जुर्माना लगाया जा सकता है 1000 से 2000 रुपए तक का, सजा दी जा सकती है 3 माह से लेकर के 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन अगर बाई चांस, है ना,
कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया उसकी वजह से। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसको हमने ईवीएम मशीन दी, है ना, कि आपको क्या करना है, यहाँ से बाड़मेर लेकर के जानी है। वो बाड़मेर वाली ट्रेन में रहा, उसको आगे नींद या उसकी तबीयत खराब हो गया, बाई चांस उसको जाग नहीं आई और बाड़मेर से ट्रेन पहुंच गई अगले दिन गुजरात। अब क्या, अगले दिन जिस समय पे वहां पे चुनाव होने थे वहां पे चुनाव संपन्न ही नहीं हो पाए, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, लाखों का नुकसान हो गया। तो लाखों का जो नुकसान है उसकी बेयरिंग आप किससे नहीं ले सकते, इस अधिकारी से नहीं ले सकती। आप इनको सिर्फ इन दोनों में से एक से ज्यादा दे सकते हो, जो भी देना चाहो। जो भी नुकसान हो उसकी क्षतिपूर्ति आप इनसे नहीं कर सकते। तो ये नोट करके ध्यान रखना, लापरवाही के कारण हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। सिंपल सी अगर अपन बात करें धारा 20 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो धारा 20 के अंदर यही लिखा हुआ है कि जो भी अधिकारी है अगर वो अपने काम में लापरवाही बरत देता है तो हम उनको 3 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा कर सकते हैं, 1,000 से 2,000 रुपए के बीच में का कोई जुर्माना लगा सकते हैं, अथवा इनको दोनों सजाएं दे सकते हैं। बस ये कार्रवाई कब होगी, जब इनकी कोई सूचना दी जाएगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर किसी अधिकारी के द्वारा। सूचना देने पर ही कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, संज्ञान नहीं ले सकता है। इसके साथ साथ में लापरवाही के कारण हुआ कोई भी नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति आप इनसे नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है ये धारा 20 के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब आगे पढ़ते हैं अपन। धारा 21, सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उस सीट पर कौन व्यक्ति होगा जो योग्य होगा, या जो उस व्यक्ति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो बंदा सीट के लिए, किसी सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, वो सभी योग्यता लिखी हुई है। सिंपल सी बात ये लिखी हुई है कि अगर मान लो एससी महिला की कोई सीट है, क्या है, या सिंपल सी बात देखिए, अगर एससी एसटी या ओबीसी की कोई रिजर्व कैटेगरी की सीट है तो वहां पे कौन आएगा, उसी समुदाय का व्यक्ति आएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर एससी की सीट है तो वहां पे एससी का चुनाव लड़ेगा, एसटी का तो एसटी का चुनाव लड़ेगा, ओबीसी का तो ओबीसी वाला चुनाव लड़ेगा वहां पे। बाकी चुनाव नहीं लड़ेंगे उस सीट पे, पहली कंडीशन ये। अच्छा, अगर मान लो ये आज एससी की सीट है और वो महिला के लिए रिजर्व है तो वहां पे क्या होगा, एससी की सीट होगी और केवल वहां पे महिला ही आ सकती है। एसटी की सीट है और वो महिला की रिजर्व है तो वहां पे उसी समुदाय की महिला आ सकती है। ओबीसी की सीट है और अगर वो रिजर्व है किसके लिए, महिला की, तो वहां पे केवल क्या आ सकती है, महिला ही आ सकती है। या अगर ऑल ओवर देखा जाए, अगर कोई सीट महिला के लिए रिजर्व है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ महिला ही आ सकती है, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एसटी की हो। ये चीजें समझे, ये चीज सिंपल सी बात है। एससी एसटी ओबीसी सीट के लिए समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए, महिला सीट के लिए केवल महिला खड़ी हो सकती है। एससी एसटी ओबीसी महिला सीट के लिए आरक्षित सीट केवल उसी समुदाय की महिला हो सकती है। अन्य सीटों पे कोई भी जाके चुनाव लड़ सकता है, चाहे कोई महिला लड़े, चाहे कोई पुरुष लड़े, चाहे किसी भी जाति का लड़े। न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है। ध्यान रखना, अधिकतम आयु इसके अंदर कहीं प्रावधान नहीं है। हाँ, कुछ एक विशेष प्रावधान करके सीटों का निर्धारण कर दिया जाता है, वहां पे 35 वर्ष होती है, तो ये आपको विशेष उपबंध में बताया जाएगा। लेकिन आमतौर पर नगर पालिका के लिए कितनी सीटों, कितने उम्र की आवश्यकता है, 21 वर्ष की। अधिकतम कोई निश्चित नहीं है। नगर पालिका के मतदाता की सूची में उनका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। किसी वार्ड में नाम होना चाहिए, वही बंदा क्या लड़ सकता है, यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। कम से कम 10वीं पास तो होना ही होना चाहिए बंदा। क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। और घर में शौचालय बना होना चाहिए, पानी सील दीवारें पानी सील होना चाहिए ना, कि बाथरूम के अंदर जो पानी होना चाहिए प्रॉपर रूप से। फ्लश करने के लिए अपन जो सील बनाई होनी चाहिए, वैसा वॉशरूम होना चाहिए वहां का, है ना, सीट वैसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दीवारें लगी हो, छत हो, उसका गेट भी लगाओ। सरकार कहती है अगर किसी बाथरूम के अंदर पानी वाली सील का जो अगर वो शीट नहीं बनी हुई है, छत नहीं है, गेट नहीं लगा हुआ, दीवारें पक्की नहीं है, तो वो क्या है, शौचालय की कैटेगरी में नहीं आता है। तो एक व्यक्ति जिसके घर में ऐसा कैटेगरी, वही क्या कर लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। साथ में उनको एक शपथ पत्र भी देना होगा, और उस शपथ पत्र में क्या लिखना होगा कि हमारे घर का कोई भी सदस्य बाहर जाकर के शौच करने के लिए इसका यूज नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो एक कंडीशन है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, आपको देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन कहां से बन सकता है, यहाँ से। ये तीन चीजें, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, नगर पालिका के अंदर पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, उसके 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका होना चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, हो जाएगी चीजें इतनी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। धारा 21 कंप्लीट हुआ। देखो धारा 21 में 16 में क्या था, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 17 में क्या था, अरे जिला निर्वाचन अधिकारी। 18 के अंदर क्या था, अब आप ऐसे बार बार 3-3 4-4 बोलोगे, चीजें अपने आप क्या होने लग जाएगी, आपको याद होने लग जाएगी, है ना। बार बार रिपीट करते टाइम यहीं पे खराब होता है, तो आप खुद वीडियो को रोक करके बार बार रिवीजन कर लो।
नहीं तो आप जहां भी कहीं बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तो बार बार आप क्या करो, उसका रिविजन करो, आपको चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, तो धारा कौन सी होगी, 21 होगी अपनी। तो अपन बात करते हैं धारा 21A के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, धारा 21A के बारे में। धारा 21A क्या कहती है कि विशेष सीटों पर चुनाव के लिए प्रावधान बनाए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है, विशेष सीटों पर। इसका कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमने देखा था आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, न्यूनतम आयु रखी गई थी कि 21 साल तक का व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट थी वो अभी फिक्स नहीं की गई थी। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहती है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर बुजुर्ग लोगों का ज्यादा प्रतिनिधित्व है ना, जो नेतागिरी वाले लोग हैं वो सारे सारे क्या, जितने भी नेता वो सारे क्या है, बुजुर्ग लोग हैं, एक यंग कैंडिडेट चाहिए उनको। तो उसके लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, प्रावधान बना सकती है, और विशेष प्रावधान करके क्या कर सकती है, एक सीट को रिजर्व कर सकती है जहां पे 21 से लेकर के 35 वर्ष तक की आयु के लोग ही, उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये धारा जोड़ी गई थी, अलग से जोड़ी गई है, तो 21A में जोड़ी गई है। इसको किसमें जोड़ा गया है, 21A में। क्या है 21 से कि विशेष सीटों पर चुनाव के लिए नए प्रावधान बनाए जा सकते हैं। नए प्रावधान कैसे, कि कुछ सीटों को वो क्या करेंगे, रिजर्व रख देंगे एक ऐसी कैटेगरी के लिए, एक नई कैटेगरी के लिए, जिसके अंदर क्या होगा, 21 से लेकर के 35 तक की आयु के लोग ही क्या कर सकते हैं, उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, जो ये सीटें होगी उनका निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो सीटें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है आरक्षित, एक क्या होती है, अनारक्षित। आरक्षित सीटों में क्या है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला इत्यादि के लिए क्या की जा रही है, सीटों को रिजर्व किया जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पे कितने, अधिकतम 2 सीटें अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अधिकतम 2 सीटों पे हम क्या कर सकते हैं, ये प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आरक्षित सीटें सिर्फ और सिर्फ 3 ही है ना, या 3 से भी कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 1 सीट के लिए आरक्षित कर सकते हैं। कितने सीट के लिए आरक्षित कर सकते हैं, केवल 1 सीट के लिए ही हम आरक्षित कर सकते हैं। समझ आई बात। कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि यंग लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, है ना। नगर पालिका के किसका पार्टिसिपेशन बढ़े, यंग पीपल का। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, नई धारा जोड़ी गई, धारा 21A। इस धारा में क्या लिखा गया कि हम कुछ विशेष प्रावधान बना सकते हैं। विशेष प्रावधान कैसे, जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है कि 21 से लेकर के 35 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार ही क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और जो चुनाव के लिए जो सीटें रिजर्व की जाएगी, कि ये जो सीट है, इन 2 सीटों पे या इन 4 सीटों पे क्या किया जा सकता है, 21 से 35 वर्ष की आयु का ही व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो वो क्राइटेरिया किससे डिसाइड होगा, जो आरक्षित सीटें हैं वहां पे 2 सीटें अधिकतम, और अगर आरक्षित सीटें 3 से या 3 से कम है तो वहां पे मैक्सिमम 1 सीट के लिए क्या कर सकते हैं, हम व्यवस्था कर सकते हैं। कितनी सीटों के लिए, 1 सीट के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। अदरवाइज हम 2 तक अपने लेके जा सकते हैं सीटें। वहीं अगर अनारक्षित सीटों की बात करें तो वहां पे क्या कंडीशन लागू होगी, वहां पे ऐसा होगा, अगर मान लो आपके पास 4 सीटें हैं टोटल ना, 4 सीटें हैं या 5 सीटें हैं टोटल, अनारक्षित सीटें कितनी है, 5। तो इन 5 में से 1 सीट किसके लिए रिजर्व की जा सकती है, इन प्रावधान के रूप में, जहां पे 21 से 35 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति क्या कर लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन और इसको अच्छे तरीके से समझे, तो जैसे मान लो किसी की जगह पे अनारक्षित सीटें कितनी है, 17 है। कितनी है, 17। तो अपने क्या करें, 5-5 के जोड़े बनाने हैं। 5-5 के जोड़े कैसे, एक बन गया ये 5, एक बन गया 5 और 15 और यहाँ पे सीटें बची 2। इन 2 सीटों को तो भूल जाओ। इन 5 पे 1 सीट हो जाएगी, इन 5 पे 1 सीट हो जाएगी, इन 5 पे 1 सीट हो जाएगी। तो कितनी सीटें रिजर्व हो सकती है, अनारक्षित कैटेगरी के अंदर 3 सीटें रिजर्व हो सकती है। वो आगे कितनी बची, 40 सीटें हो, है ना। अपन 5 से पूरा पूरा डिवाइड जाता हो तो कर लेंगे, उसे उतनी सीटें हम क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, ऊपर की सीटें चाहे 4 ही क्यों ना हो, है ना, जैसे 19 सीटें भी है तो 19 सीटों में आप कितनी रिजर्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें ही रिजर्व कर सकते हैं। ऊपर की जो 4 सीटें हैं उनको एक बार के लिए अपन काउंट नहीं करते हैं। ये क्या लिखा है धारा 21A के अंदर, क्या लिखा है धारा 21A के अंदर, कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है, एक विशेष प्रकार के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। आज मेरे ख्याल से अपन कुछ ठीक पढ़ चुके हैं, है ना। तो अपन बाकी की चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ताकि अपन आगे की जितनी भी धाराएं हैं, है ना, उन सबको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ना, अच्छे तरीके से याद करना, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।